बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के कटन्नापट्टी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक श्रीनाथ के अनुसार बर्जा फायर क्रैकर फैक्ट्री में यह धमाका उस समय हुआ जब करीब 30 कर्मचारी काम कर रहे थे। विस्फोट इतना तेज था कि फैक्ट्री के कई कमरे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीमों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत और बचाव दल ने मलबे से शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रशासन ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ नजर डालते हैं। अनुमति दी फिर हमला क्यों? ईरानी गोलाबारी पर भारतीय जहाज के कैप्टन ने लगाई फटकार। ऑडियो क्लिप में क्या? हॉर्मुज में ईरान की कार्रवाई ने समुद्री व्यापार को हिला दिया है। पहले जहाजों को रास्ता देने के संकेत, फिर अचानक यू टर्न लेकर बंदी का ऐलान और उसके बाद गोलाबारी। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर सनसनी फैला दी है। ऐसे में सबसे बड़ा धमाका उस वायरल ऑडियो ने किया है जिसमें भारतीय जहाज के कप्तान ने गोलाबारी से नाराज होकर ईरानी नेवी को लताड़ा। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are... पश्चिम एशिया में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसका सीधा असर समुद्री रास्तों पर दिखने लगा है। ईरान की नौसेना द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय झंडा लगे जहाजों पर फायरिंग की घटना ने हालात को और भड़का दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में ये घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है। इसी बीच इस मामले में सामने आए एक ऑडियो क्लिप ने इस पूरे मामले को और गर्म कर दिया है। अब इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब भारतीय सुपर टैंकर सनमार हेराल्ड इराक से करीब 20 लाख बैरल तेल लेकर गुजर रहा था। तभी अचानक ईरानी गनबोट्स ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। अब इस दौरान एक ऑडियो क्लिप खूब सुर्खियों में है। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. सामने आए ऑडियो क्लिप में जहाज के कप्तान गुस्से में ईरानी नेवी के अधिकारी से कहते हैं कि पहले हमें जब रास्ता देने की अनुमति दी गई थी, फिर अचानक से ये हमला क्यों किया गया? कप्तान ने ऑडियो में इस बात पर भी जोर दिया कि जब वहां से गुजरने के लिए जहाजों को हरी झंडी दिखाया गया था, उस सूची में हमारा जहाज दूसरे नंबर पे था। इस घटना पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और भारतीय जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। भारत ने साफ कहा कि अपने नागरिकों और जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि सनमार हेराल्ड के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। शिपिंग महानिदेशालय लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। सिर्फ भारतीय ही नहीं, चीनी जहाज भी हॉर्मुज से लौटा। ईरान ने कहा मंजूरी के बगैर इजाजत नहीं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीनी जहाजों को भी वापस लौटा दिया है। इजाजत नहीं मिली तो जहाज को अपना रास्ता बदलना पड़ा। खबरें कंटिन्यू रखेंगे पर उससे पहले प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो देखिए। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। एक होटल संचालक को अखिलेश यादव को चाय पिलाना इतना भारी पड़ गया कि आप सोच भी नहीं सकते। फतेहपुर के अलीपुर बहेरा स्थित चर्चित चाय होटल संचालक परिवार के साथ शुक्रवार को मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई। इसके बाद दुकानदार ने आरोप लगाया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चाय पिलाने के बाद से ही उन्हें लगातार किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। 20 फरवरी को मेरे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चाय पिए थे। उसके बाद से लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे और मेरी फैमिली को। तो कभी फूड इंस्पेक्टर आते हैं जांच के लिए, तो कभी मारपीट की जाती है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पूरी फैमिली को मारा पीटा गया है। मारपीट की घटना से 2 दिन पहले दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर चाय पत्ती का नमूना लिया था। हमें उम्मीद है
कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। बताया गया कि जिले में पहली बार किसी चाय की दुकान से नमूना लिया गया है। दुकानदार का आरोप है कि अधिकारी एल्युमिनियम बर्तनों में चाय बनाने को लेकर धमकी देते हैं और दुकान सील करने की बात कहते हैं। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि IGRS पोर्टल पर चाय पत्ती में मिलावट की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने धमकी के आरोपों को निराधार बताया। घटना के बाद से पीड़ित पक्ष ने चाय की दुकान बंद कर दी है। दुकानदार शेषमणि ने बताया कि परिवार दहशत में है, इसलिए होटल बंद रखा गया है। 6 दिन पहले एक फूड इंस्पेक्टर अंकल आए हुए थे जिनका नाम धीरज दीक्षित था। उन्होंने हमारी शॉप पे जाकर हमसे बोला आप अपना लाइसेंस दिखाइए। हमने अपना लाइसेंस दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनते हो, आपकी दुकान सीज करने आए। मैंने कहा अंकल हमारा अपराध क्या? तो बोले आप चाय पिलाए बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद जैसे कैमरा चालू किया वीडियो बनाने के लिए तो वो ये नहीं बोले, चुप हो गए। उसके बाद कह रहे हैं तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, इसका कोई प्लान वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। CEO दुर्गेश दीप ने बताया कि मामले में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना के दौरान लूट का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए धारा हटा दी गई है। आरोपियों में जर्जिस समेत 3 लोगों का चालान किया गया है। बताया गया कि विवाद चाय के रुपए पहले मांगने को लेकर हुआ था। नोएडा वायलेंस पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट अब सामने आ रही है। चलिए ये खबर आपको विस्तार से बताते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नोएडा हिंसा की प्रोग्रामिंग की थी। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक उसने अपने फ्लैट पर कई बैठकें की थी। नोएडा के सेक्टर 37 अरुण विहार में प्रदर्शन को हिंसा में तब्दील करने की साजिश रची थी। मास्टरमाइंड आदित्य की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में 13 अप्रैल को औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों के प्रदर्शन में तोड़फोड़ और हिंसा के मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य आनंद उर्फ रष्टी को पुलिस और STF ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। वह सेक्टर 37 अरुण विहार में किराए के फ्लैट में रहता था। शुरुआती पूछताछ और STF की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इसके फ्लैट पर 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कई बैठकें हुई थी। इन बैठकों में ही श्रमिकों को प्रदर्शन के लिए उकसाने और प्रदर्शन को उग्र बनाने की साजिश रची गई थी। आरोपी आदित्य आनंद उर्फ रष्टी बिहार के हाजीपुर की छोटी मड़ैया गांव का मूल निवासी है। बिहार के वैशाली के RR इंटर कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास कर वर्ष 2013 में पटना में रहना शुरू किया। वर्ष 2020 में NIT जमशेदपुर से BTech पास होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट से उसकी नौकरी नोएडा स्थित एक MNC में लगी थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे फंडिंग कहां से आ रही थी। अधिकारियों का कहना है कि आदित्य आनंद से पूछताछ के बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे इस साजिश के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि X के 2 अकाउंट से नोएडा श्रमिक प्रदर्शन से जुड़ी अफवाह फैलाने का काम किया गया है। इन अकाउंट को संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। आपको बता दें कि डिजिटल जनगणना में एक बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। पोर्टल पर अरुणाचल की जगह चीन का नाम, अधिकारियों ने मैपिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। डिजिटल जनगणना पोर्टल पर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को चीन के मैडोक के नाम से दिखाए जाने पर विवाद हो गया। रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी ने इस गलती को उजागर किया, जिसके बाद सरकार ने इसे तुरंत ठीक कर दिया। सरकार ने इसे टेक्निकल एरर बताया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर अचानक विवाद इतना बढ़ क्यों गया। पोर्टल पर अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को मैंडोक दिखाया गया, जो चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में आता है। ये वही इलाका है जिसे लेकर चीन बार बार दावा करता रहा है। ऐसे में इस गलती को सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि संवेदनशील मुद्दा माना गया और लोगों ने इसे वर्चुअल तरीके से जमीन छोड़ने जैसा बताया। 36,000 करोड़ से तैयार हुआ यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज, इतना देना होगा टोल। उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में तय हो जाएगा। एक्सप्रेसवे पर निजी कारों से जाने वालों को 1515 रुपए और कमर्शियल भारी वाहनों को 2405 से 9535 रुपए तक का टोल टैक्स देना होगा। मेरठ से प्रयागराज तक 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात अब जनता को मिलने जा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर का सफर जहां 6 घंटे में तय हो जाएगा, वहीं वाहनों से वसूले जाने वाला टोल टैक्स भी कम नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे पर्यटन, रोजगार और व्यापार के लिए वरदान साबित होगा। ये एक्सप्रेसवे 140 से अधिक जल स्रोतों के ऊपर से गुजर रहा है। नजारा कुछ अलग ही होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल व्यवस्था भी आधुनिक रहेगी। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। सेंसर के माध्यम से वाहनों से टोल वसूली होगी। बैरियर का इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि अन्य हाईवे के टोल प्लाजा पर बैरियर डालकर वाहनों को रोका जाता है। टोल कटने के बाद ही बैरियर उठते हैं तो वाहन आगे बढ़ते हैं। इस कारण हाईवे पर आए दिन जाम लगा रहता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर नहीं दौड़ेंगे दो पहिया वाहन। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यूपीडीए ने गंगा एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहनों को दौड़ने की अनुमति नहीं दी है। अगर कोई व्यक्ति दो पहिया वाहनों के साथ एक्सप्रेसवे पर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 प्रमुख जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। पीड़न विवाद में बड़ा एक्शन, पीसीआई ने कोच नवल सिंह को किया बर्खास्त। सुमित, अंतिल, नीरज चोपड़ा ने लगाए थे आरोप। भारतीय पैरालंपिक समिति ने कोच नवल सिंह को मानसिक उत्पीड़न और अभद्र भाषा के आरोपों के बाद बर्खास्त कर दिया। ये कार्रवाई सुमित, अंतिल समेत कई एथलीट्स की शिकायत के बाद की गई, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास दर्ज कराया गया था। शिकायत में देश के कई शीर्ष एथलीट्स ने भी हस्ताक्षर किए, जिसमें कोच पर बार बार अपमानजनक भाषा और मानसिक दबाव बनाने के आरोप लगाए गए थे। चाय वाले की दुकान पर छापा मारने को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने चाय वाले को दिए पीतल के बर्तन, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापा मारा था। अखिलेश ने रविवार को सेशमन और उनको चाय पिलाने वाले सेशमन के पुत्र आर्यन यादव को अपने कार्यालय बुलाया और उन्हें पीतल के बर्तन भेंट किए। अखिलेश यादव ने कहा कि आरोप है कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाई जा रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे घर में भी एल्युमिनियम के बर्तन हैं, मेरा घर भी सील कर दो। चाय वाले को परेशान किया जा रहा है। एक मुस्लिम नेता को आगे करके शिकायत करवाई गई है, जिससे कि केस बन सके। नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन में तोड़फोड़ और आगजनी पर पुलिस व एसटीएफ के खुलासे के बाद फेज 2 के श्रमिक भी हैरान है। श्रमिक रुपेश, आदित्य आनंद और मनीषा के फोटो देखकर कह रहे हैं कि ये सभी तो कंपनी के कर्मचारी थे। 30 मार्च के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं हुई थी। मजदूर बिगुल दस्ता प्रमुख रुपेश राय नोएडा से पहले ग्रेटर नोएडा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर चुका है। तब मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस से इसकी लिखित शिकायत भी की गई थी। आरोप है कि पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने नोएडा के श्रमिकों को उकसाया। आरोप है कि रुपेश ने कुलेसरा के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी आंदोलन के लिए उकसाया था। आरोपी ने काफी भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद लोगों ने उसे आंदोलन से अलग कर दिया था।